नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आज से 2 दिवसीय मिशन गुजरात पर जेपी नड्डा, मोरबी में किया भव्य रोड शो। गुजरात में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का केजरीवाल का ऐलान, पेरेंट्स टीचर्स के साथ जनसंवाद। और वडोदरा के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी समय में नहीं हुआ बदलाव, सरकार के निर्णय से डॉक्टर असहमत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव के चलते 2 दिवस के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही की। गुजरात में साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिनों के गुजरात दौरे के दौरान कई कार्यक्रम हैं। जेपी नड्डा ने राजकोट में जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने मोरबी में विशाल रोड शो और गांधीनगर में वीरांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उनके साथ रोड शो में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की है। 2 दिन के दौरे पर आज गुजरात पहुंचे नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने किसानों को समझकर उनके दर्द को कम करने का काम किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ बीजेपी नेता ही जनता के बीच जा सकते हैं। और आपने देखा होगा, वैक्सीनेशन की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा रहा था, प्रमाण मांगा जा रहा था। कई बोलते थे कि वैक्सीनेशन लगाओगे तो जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई प्रमाण मांगता था कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कितना हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ बीजेपी नेता ही जनता के बीच जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने आपके लिए काम किया है। जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष है, वह है सेवा कार्य का, मानवता की सेवा का, जिसको हम लोगों ने करके दिखाया है। और आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को उसमें आहूत किया, पूरी ताकत झोंकी, जान की चिंता नहीं की, और आपने सेवा ही संगठन में कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आपको दूसरी बधाई इसलिए देना चाहता हूं, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता की याददाश्त थोड़ी होती है, वो याद नहीं रख पाती है, वो भूल जाती है। लेकिन यही 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कोरोना के परछाई में वैक्सीनेशन पर अन्य राजनीतिक दल किस प्रकार की राजनीति कर रही थी। आपने देखा होगा, वैक्सीनेशन की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा रहा था, प्रमाण मांगा जा रहा था। कई बोलते थे कि वैक्सीनेशन लगाओगे तो जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई प्रमाण मांगता था कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कितना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश को नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्ष्य से डिगे नहीं, लक्ष्य से हटे नहीं, और 9 महीने के अंदर इस देश को एक नहीं 2-2 वैक्सीन दे करके दुनिया में अपने आप को मिसाल कायम की। और आपने 217 करोड़ डबल डोज, साथ में बूस्टर लगा करके मोदी जी की जो सुरक्षा की भावना थी उसको साकार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये छोटी घटनाएं नहीं है, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, और कांग्रेस वाले जो हमारे सोशल मीडिया में बात करते हैं उनको बताना चाहता हूं
इस देश में चिकन पॉक्स की दवा 25 साल लग गए भारत आने में। ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल लग गए दवाई को आने में। लेप्रोसी की दवा को 30 साल लग गए आने में। टेटनस की दवा को 28 साल लग गए इस देश में आने में। पोलियो की दवा आने में 27 साल लग गए इस देश में। और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं दो भारतीय स्वदेशी इंजेक्शन बना करके आप लोगों को देने का प्रयास किया है। और आप लोगों ने वैक्सीनेशन में जो योगदान किया लोग भूल जाएंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 17 सितंबर को आपने एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में अपना योगदान किया था। और इस वर्ष आपने एक दिन में 17 तारीख को आप सब लोगों ने 1 लाख से ज्यादा ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हम अमृत काल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर हर घर तिरंगा लगाने में जो आपने योगदान किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ऐसी राष्ट्रीयता की भावना ओत-प्रोत हमने आज तक नहीं देखी थी, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में हमको देखने को मिली है। और इसके लिए भी मैं हर घर तिरंगा को बधाई देना चाहता हूं। उस कार्यक्रम में अपना योगदान किया है। मित्रों, हमने लोकसभा तो जीती ही है, 303 लोकसभाएं तो जीती ही। आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपना आशीर्वाद रखा। हमने यहां भी 26 की 26 लोकसभाएं जीती। हमने 182 में से 112 सीटें जीती। हमारे 112 विधायक बने। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने नगर पालिकाओं में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसमें भी आपने जीत हासिल कराई। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज वडोदरा आए और उनके एयरपोर्ट आगमन के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगे, जो देश भर में चर्चा का विषय बने। आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मंगलवार को वडोदरा पहुंचे। जैसे ही केजरीवाल वडोदरा एयरपोर्ट के बाहर निकले, वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। यह सब तब हुआ जब आपके कुछ कार्यकर्ता केजरीवाल का स्वागत कर रहे थे। मोदी मोदी के नारे लगते देख आप कार्यकर्ता भी केजरीवाल केजरीवाल चिल्लाने लगे। वो तो केजरीवाल आए, इसके विरोध में हमने नारा लगाया। किस बात का विरोध था? जो गुजरात में केजरीवाल चाहिए ही नहीं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में सरकार बदलना जरूरी है, भाजपा यहां भ्रष्टाचार कर रही है। केजरीवाल ने वादा किया कि गुजरात में आपकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी भाजपा के गढ़ वाले कई ग्रामीण इलाकों में भी इस बार जीत सकती है। वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफ़ी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग। भ्रष्टाचारी है ये सरकार, सारे गलत काम करती है, जन विरोधी है। इस सरकार को 27 साल हो गए, अब अहंकार आ गया इनके अंदर। एक बार इनको हटाना बहुत जरूरी है। हम आप लोगों से एक ही मौका मांग रहे हैं। ये तो बार बार आके आपको कहते हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। हम तो अगली बार आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा काम किया है तो ही हमें दोबारा लाना, वरना मत। ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती हैं। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। दोनों की भाषा भी एक है, दोनों के शब्द भी एक हैं,
दोनों पार्टियां मिलके मेरे को गालियां दे रही है। मेरा कसूर क्या है? मेरा यही तो कसूर है कि हम गुजरात के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियां मिलके खूब जबरदस्त तरीके से हमारा विरोध कर रही हैं। फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वीडियो देखा जिसमें खाकी वर्दी वाले खाकी वर्दी वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, एलआरडी वेटिंग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, वीसी प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव गांव से वीसी आए हुए हैं, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात सड़कों के ऊपर है। इन सभी साथियों से, इन सभी दोस्तों से, भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जितने भी मुद्दे हैं, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हम आपके सारे मुद्दों का समाधान करेंगे। માન્ય કેજરીવાલ સાહેબે આવો નિર્ણય લીધો તો અમે લોકો ધન્યવાદ કરીએ છીએ, પણ સાથે સાથે સરકારે જેમ સમજવું હોય એમ તાત્કાલિક ધોરણે સમજીને તાત્કાલિક ધોરણે જૂની પેન્શન યોજનાનો નિર્ણય લે, ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ કરે, ગ્રેડ પેના જે પેન્ડિંગ મુદ્દા છે એ વિષયમાં સરકાર હકારાત્મક નિર્ણય લે એવી અમારી છેલ્લી સરકારને વિનંતી છે। अरविंद केजरीवाल के वडोदरा आगमन पर एयरपोर्ट पर लगाए गए मोदी मोदी के नारों पर वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व मेयर भरत डांगर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। સ્વાભાવિક છે, વડોદરા એ સંસ્કારી નગરી છે અને વડોદરા ખાતે આદરણીય મોદી સાહેબે વર્ષો સુધી પરિશ્રમ કર્યું છે। આ સમર્પિત ભાવ સાથે કરેલા કામનું વળતર વડોદરાવાસીઓએ આપ્યું છે। એ ક્યારેય કોઈ પણ રેવડીવાળી વાતોમાં આવ્યા વગર માનનીય મોદી સાહેબ પર વિશ્વાસ કરે છે। આનો અહેસાસ આપના રાષ્ટ્રીય સંયોજકને વડોદરાની જનતાએ કરાયો છે। ત્યારે મને લાગે છે હવે એમની આંખ ખુલશે, એમને ધ્યાનમાં આવશે કે ગુજરાતમાં ભાજપ અને ગુજરાત એકબીજાના પર્યાય છે, કારણ કે વિકાસ જંગતું આ ગુજરાત છે, સુશાસન જંગતું ગુજરાત છે અને માનનીય મોદી સાહેબને પ્રેમ કરતું આ ગુજરાત છે। ત્યારે ગુજરાત પ્રત્યેની તમારી નફરતને વડોદરાના નાગરિકોએ ઉજાગર કરી છે। આમ આદમી પાર્ટીને જે જાકારો આપ્યો છે આ તો માત્ર શરૂઆત છે। હજી આગામી દિવસમાં ગુજરાતના દરેકે દરેક જિલ્લાના નાગરિકો આ જ પ્રકારે જાકારો। गुजरात सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पतालों की ओपीडी समय में बदलाव किया है, लेकिन वडोदरा के सरकारी डॉक्टर इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। गुजरात राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर गुजरात सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में शाम के वक्त की ओपीडी शाम के 5 बजे की बजाय 7 बजे तक चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन वडोदरा के एसएसजी और गोत्री अस्पताल में डॉक्टर्स एसोसिएशन इस निर्णय का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि प्रैक्टिकल रूप से यह संभव नहीं है। इस मामले एसएसजी के सरकारी डॉक्टर्स ने प्रबंधन को आवेदन भी दिया है, जिस पर एसोसिएशन के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने जानकारी दी। सरकार श्री का परिपत्र हुआ है। बड़ौदा और बड़ौदा के आजू बाजू के जिलों में रहने वाले नागरिकों के लिए ओपीडी टाइम बढ़ाने का उनका सुझाव और हुक्म है। पहले ओपीडी 9 से 1 बजे तक चलती थी और दोपहर को 3 से 5 बजे तक चलती थी। उसके बजाय अभी सुबह ओपीडी 9 से 1 बजे तक और शाम को ओपीडी 3 से 7 बजे तक की चलाने का हुक्म आया है। इससे फायदा ये होगा कि दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए ओपीडी की सेवाएं ज़्यादा वक्त तक उपलब्ध रहेगी और अगर कोई किसी कारणवश अपने वक्त से या अपनी किसी और व्यस्तता के कारण हमारे ओपीडी पुराने ओपीडी टाइमिंग्स के दौरान आ नहीं सकता था, तो उसके लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा सरकार श्री ने हमको ओपीडी चलाने के लिए बताया गया है। हालांकि कोई स्टाफ एक्स्ट्रा नहीं है, तो उसी स्टाफ से मुझे ये एक्स्ट्रा टाइम का अरेंजमेंट करना है, जो कि हम कर रहे हैं। डॉक्टरों का एसोसिएशन है जीएमटीए, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का एसोसिएशन है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने तो इनका अपोज किया है। उन लोगों ने लिख के दिया है और ये बता भी दिया है एक आवेदन पत्र से कि हम हमारे पुराने वक्त के मुताबिक ही काम करेंगे। एडिशनल ओपीडी आवर्स के लिए हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, जो कि मैंने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया है और हम लोग उनके साथ कुछ वाटाघाट कर रहे हैं ताकि जो भी सरकारी हुक्म हुआ है उसकी तामील हो सके।
वडोदरा के सरकारी अस्पतालों में फिलहाल तो ओपीडी पुराने समय के हिसाब से ही चलाई जा रही है और दबाव बनाने पर सरकारी डॉक्टर आंदोलन और हड़ताल पर उतरने का मन भी बना रहे हैं। गुजरात के वडोदरा दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने सरकार से पीड़ित अभिभावकों और शिक्षकों से जनसंवाद किया। गुजरात विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात पहुंचकर नागरिकों के बीच जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के वडोदरा शहर आए और उन्होंने यहां वडोदरा के शिक्षकों और अभिभावकों से जनसंवाद करते हुए उनकी समस्या को जानने की कोशिश की। अभी हमारी जो पर डे हमारी जो वेतन बोलते हैं या भी सेवा है 266 रुपीज ओनली है। हम घर घर जाके पढ़ाते हैं। कोरोना काल में हमने घर घर जाके एक एक बच्चे को ढूंढ के पढ़ाया है। कोरोना काल में जब महामारी चल रही थी तब गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी जो 8,000 थी वो डायरेक्ट 5,000 कर दी। इतना हमारा शोषण हो रहा है अभी भी और हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि भी समान काम समान वेतन और मिनिमम मिलना चाहिए जो मजदूर का जो होता है। Yesterday we met the Honorable Chief Minister of Gujarat and we met his Honorable Secretary and we submitted a memorandum requesting him to consider the amendments in that. So I would request a good sir to throw light on some of the amendments that we have sought from the Honorable Chief Minister of Gujarat, namely to fix an upper limit for the self-financed schools. Now, when the cutoff was fixed, it was about 20,000 rupees. Now the schools are charging about 1.25 lakhs. So through an amendment, whether it be possible if your government comes to fix an upper limit for the school fees, to give a representation of parents in the FRC committee at local levels, a small but not a very high demand to appoint at least a DEO in Sanskar Nagari. We don't have a DEO for the last 1 year in Sanskar Nagari. ये लोग सोचते हैं ये देश इतना कमजोर है कि धमका देंगे तो यहाँ पे शिक्षा पे संवाद नहीं होगा। शिक्षा पे संवाद भी होगा। स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे, प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे, सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे, बच्चों का भविष्य भी बनेगा। ये रोक सके तो रोक लें। पिछले 7-8 साल में दिल्ली में हमने बहुत काम किए, लेकिन अगर कोई पूछे तो एक काम जिससे सबसे ज्यादा मुझे संतुष्टि मिलती है और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तूने पृथ्वी पे क्या किया, तो मैं भगवान को कहूंगा मैंने बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए। सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर आते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। लेकिन गरीब बेचारा कहां जाएगा? गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं ना, बच्चों को निकाल लेता था। सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसे कमाएगा, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे। अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने। कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, फलाना फीस, ढिमका फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस वो फीस। एक बेचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं जिन लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा दिया। पैसे नहीं दे सकते थे, पैसे नहीं थे। तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी। आज गुजरात में भी यही हालत है। आज 7 साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी। ये इस तरह का माहौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ संवाद हो रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहा है, पेरेंट्स के साथ संवाद हो रहा है। पहली बार ऐसे हो रहा है। और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बड़ौदा में ये पहला संवाद हो रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है। अभी बड़ौदा में पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शिक्षा के ऊपर संवाद हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी
तो हम गुजरात के स्कूल कैसे ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल कैसे ठीक करेंगे, प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल गलत तरीके से फीस बढ़ाते हैं उसको कैसे ठीक करेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। जैसे दिल्ली में किया, दिल्ली के काम के बारे में सारे जानते थे, दिल्ली में हमने शिक्षा में बहुत शानदार काम किया है, वैसे ही गुजरात के अंदर भी करेंगे। और लोग कह रहे हैं ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी आई है और जो शिक्षा पे बात कर रही है, जनता से, किसानों से बात कर रही है, व्यापारियों से बात कर रही है, सबसे बात कर रही है। लोग काफी दुखी लगे आपको? सब लोग शिकायत कर रहे थे कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, प्राइवेट स्कूलों ने लूटमार मचा रखी है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल इन्हीं की पार्टी के लोगों के हैं, तो बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं। शहर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के दौरे के चलते लगाई गई सिक्योरिटी के दौरान चकली सर्कल निकट पुलिस और वाहन चालक का घर्षण सामने आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वडोदरा में थे, जिसके चलते वडोदरा में जगह जगह पुलिस बंदोबस्त लगाया गया। इस दौरान वडोदरा के एक नागरिक द्वारा गलत रूप से गाड़ी चलाकर ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की गई, जिसके चलते पुलिस के साथ वाहन चालक का घर्षण हुआ। इस मामले गोत्री पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। टू व्हीलर जई सके एटलो ज रोड छे, रोड पर कायदेसरनी गाड़ी एक गाड़ी ना जई सके एटલું રાખ્યું છે। અહીંયા દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ પસાર થઈ રહ્યા છે, જેડ પ્લસ સિક્યુરિટી છે, ગાડી લેવાની કીધી, લેડીઝ ગાડી ચલાવતા હતા એટલે મેં પોલીસને ઉતાર્યો કોન્સ્ટેબલને કે ભાઈ આમની ગાડી પાછી લેવડાવો, કેમ કે લેડીઝને ફાવશે નહીં, કોઈ ટક્કર અડી જશે। તો એમ કહે છે કે મારી વાઈફને તું કહીને બોલાઈ, એ કેવો શબ્દ છે, એ બેન લઈ લો એમ કહેવાય, બરાબર છે। તો ખોટી ટણી કરી છે, એને એમ છે કોઈ વાતનું અભિમાન છે કે અથવા તો કોઈ વીવીઆઈપી હશે, એ પોતે પોતાની જાતને માનતા હશે કે મારી સાથે આવું કેમ બોલે। અને પછી પોલીસના સાથે મેં કીધું ભાઈ શાંતિ રાખો, હું સમજાવવા ગયો તો એમ કહે છે મને અડ્યો કેમ, તુચકારાથી વાત કરી છે। હા, અને પાછું એમ કહે છે હપ્તા ખાય છે, કોણ ખાય છે બતાવીને ભાઈ, ખોટા આક્ષેપો શું કરવા માંડે છે, એક્શન લેવામાં આવશે ભાઈ। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज से जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज से खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही करवाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। नवरात्रि यानी 9 दिनों तक मां अंबा के विभिन्न रूपों की पूजा करने का अलौकिक अवसर। इस खास मौके पर वडोदरा के कुम्हार माताजी के सुंदर रंग बिरंगे गरबे बनाने में जुटे हुए हैं। 2020 और 2021 2 साल गरबा नहीं खेलने के बाद 2022 में गुजरात में भव्य नवरात्रि महोत्सव आयोजित हुआ है। कोरोना संक्रमण कम होने पर सरकार द्वारा सभी तरह के त्योहारों को मनाने पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया गया है। ऐसे में गरबा का उत्साह दुगना लोगों में देखने मिल रहा है। 2 साल बाद वडोदरा शहर में माताजी की आराधना के लिए बनाए जाने वाले मिट्टी के गरबा तैयार करने में जुटे हुए हैं। पिछले 2 साल से नवरात्रि आयोजन नहीं होने से उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार सुंदर रंग बिरंगी तरह तरह के गरबे बनकर तैयार हैं। लाल, हरे,
पीले रंग के ये गरबा खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। इसी में माताजी का दिया रखकर 9 दिनों तक माताजी की पूजा और आराधना होती है। हर नवरात्रि महोत्सव में गरबा की स्थापना जरूर होती है। हर घर में गरबा की स्थापना कर माताजी की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। ऐसे में वडोदरा के शियाबाग में कुम्हारवाड़ा में रहने वाले कई कुम्हार इन दिनों गरबे बनाने में जुटे हुए हैं और दिन रात सुंदर रंग बिरंगी और अलग अलग साइज के गरबे तैयार कर रहे हैं ताकि सभी एक साथ मिलकर माताजी की आराधना कर सके। पिछले 2 साल से बेरोजगारी झेल रहे ये कुम्हार इस साल अच्छे व्यवसाय की उम्मीद लगा रहे हैं। हम ये वैसे तो मेरी ये चौथी पीढ़ी है। मेरे दादा परदादा सब यही माटी काम कर रहे थे। अभी मेरे पापा जी कर रहे हैं। अभी मैं तो जॉब कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, ये भी साथ उसको हेल्प कर रहा हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ। ये गरबा बनाने में कम से कम 1-2 दिन लगता है वो पूरा तैयार होने में, क्योंकि पहले सफ़ेद करते हैं, उसके बाद फिर रेड कलर करते हैं, फिर कॉन्वर के एक दिन में तैयार होता है ये पूरा गरबा। ऐसे तो ये साइज़ के दम पर आता है, क्योंकि 40 रुपये से छोटा 40 रुपये से स्टार्ट होता है, वो बड़े होते होते 150 रुपये तक पहुंच जाता है। अभी काम गवर्नमेंट ने सब इलेक्शन भी आ रहा है तो गवर्नमेंट ने अब सब छूट छाट दे दी हुई है, तो ये धंधा भी अच्छा चल रहा है। और पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का भी वो था, अभी तो सब छूट छाट दे दी हुई है, तो रॉ मटेरियल भी कम दाम में मिल जाता है और सब अभी 2 साल से पहले अभी अच्छा चल रहा है हमारा। અમે આ કેટલા વર્ષોનો ધંધો છે અને માટી ગામડેથી લાવીએ છીએ અને એને પહેલાં બનાવીએ પાકોવીએ તૈયાર કરીને પછી ઉપર સફેદ કરીએ, પછી ઓઇલ પેન્ટ લાલ પીળો લગાવીએ, પછી આ કોનવર્કથી ચીતરીએ છીએ। એક ગરબો બનાવવામાં 10-15 મિનિટ લાગે, એટલે ચીતરવામાં પહેલાં લાલ ને પીળો તૈયાર કરી દઈએ, પછી 10-15 મિનિટ એક ગરબામાં ચીતરવામાં લાગે। આ વર્ષે સારું લાગે છે, છૂટછાટ છે એટલે ગરબાની વધારે માગ થાય એવું લાગે છે। वडोदरा के वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा रेलवे स्टेशन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया। पिछले 2 साल में कोरोना काल के चलते रक्तदान शिविर के आयोजन कम ही हुए हैं। ऐसे में ज्यादातर ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहे हैं। इसी बीच वडोदरा के वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा वडोदरा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक भूमिका निभाई। इस मौके पर रेलवे के डीआरएम अमित गुप्ता, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष शरीफ खान पठान और महामंत्री आरजी काबर की उपस्थिति रही। पिछले साल हमने 8 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप पहली बार दादा की पुण्यतिथि पे बड़ौदा में किया। मैं उस वक्त यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि उसी दिन हमने ब्लड डोनेशन कैंप बॉम्बे में किया, चर्च गेट में, और उस वक्त के जनरल मैनेजर का ये आग्रह था कि ये कैंप में मैं खुद इनॉग्रेट करूँगा कैंप को और ब्लड डोनेट करने वाला हूँ, तो आपकी उपस्थिति वहाँ होनी ज़रूरी है। तो उस कारण से मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन को बड़ौदा में अटेंड कर रहा हूँ। पहली बार बड़ौदा आया हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी, और मुझे गर्व है कि मैं आज दादा की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप सबके साथ यहाँ शरीक हो रहा हूँ। ये रक्तदान महादान वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के मुंबई, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, रतलाम, बड़ोदरा और बोरीवली, सूरत, वलसाड़
दाहोद, ये सभी जगह महारक्तदान का आयोजन किया गया है। और माहुरकर दादा जो हमारे वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के सम्मानीय महामंत्री थे, NFR के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पे ये महारक्तदान शिविर का आयोजन आज बड़ौदा प्लेटफॉर्म पे किया है। भारी संख्या में रक्तदाता अपना महादान रक्तदान कर रहे हैं और ये दान जो है ऐसा दान है जिससे हम लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। तो ऐसा रक्तदान जो रक्तदाता है उनको मेरी ओर से, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की ओर से उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब डालते हैं नजर खबरें फटाफट पर। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 8वें दिन सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां हिजाब का विरोध हो रहा है और महिलाएं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। कोर्ट ने पूछा किस देश में। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा ईरान में। इससे साबित होता है कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच भारत में पहली बार 2007 में क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 खेला गया था। सीरीज में सिर्फ एक मैच हुआ था और इस मैच में भारत को जीत मिली थी। बेंगलोर में एक लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। मामला सोशल मीडिया पर लड़की और उसकी मां के पर्सनल फोटो अपलोड करने से जुड़ा था। आर्किटेक्ट प्रतिभा ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें देखी। पड़ताल की तो उसे पता चला कि लिव इन पार्टनर विकास ने ही इन्हें फर्जी आईडी से अपलोड किया था। इसीलिए उसने विकास से बदला लेने के लिए प्लान बनाया। पुलिस ने सोमवार को हत्या के आरोप में प्रतिभा, उसके दोस्त गौतम और सुशील को अरेस्ट कर लिया है। एक आरोपी सूर्या फरार है। पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक मामले में आरोपी छात्रा के मोबाइल से 12 और वीडियो मिले हैं। यह वीडियो उसके ही निकले। इन्हीं वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसमें उससे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली दूसरी छात्राओं के नहाते हुए वीडियो मंगवाए गए। इस मामले में पुलिस आरोपी छात्रा, उसके शिमला के बॉयफ्रेंड सन्नी मेहता और दोस्त रंकज वर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है। ईरान के मॉरल पुलिसिंग का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। 80 से ज्यादा घायल हैं। ये प्रदर्शन हिजाब मामले पर देश के पश्चिम हिस्से में शुरू हुए थे। इस इलाके को कुर्दिस्तान कहा जाता है। यहाँ के लोग कई साल से अलग देश की मांग भी कर रहे हैं। MiG-21 फाइटर जेट्स की जम्मू कश्मीर बेस्ड स्क्वाड्रन को रिटायर करने की योजना है। स्क्वाड आर्म नाम की ये स्क्वाड्रन सितंबर के आखिरी तक रिटायर की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इस स्क्वाड्रन के रिटायरमेंट का दावा किया जा रहा है। फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के एक दिन बाद इसी स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का सोमवार देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्वीन को दफनाने से पहले उनका स्टेट फ्यूनरल हुआ, यानी क्वीन को राजकीय विदाई दी गई। इस दौरान महारानी के पोते प्रिंस हैरी ने राष्ट्रगान नहीं गाया। जब ब्रिटेन का राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग गाया जा रहा था, तब रॉयल फैमिली के 2 ही लोग खामोश थे। पहले किंग चार्ल्स III और दूसरे उनके बेटे प्रिंस हैरी। खामोश हैरी की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसे क्वीन का अनादर बताया जा रहा है। बॉलीवुड और विवादों का नाता पुराना है। कई फिल्में रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर जाती है। अब एक्टर अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड को बैन करने की मांग की जा रही है। आज मंगलवार को भोपाल में हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में फिल्म के बॉयकॉट के पोस्टर लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि फिल्म में भगवान चित्रगुप्त को जिस तरह से दिखाया गया है वह गलत है। फिल्म को देश भर में बैन कर देना चाहिए। इस मामले में शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लेटर भी लिखा था। भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 578 अंक की तेजी के साथ
59,719 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 194 अंक बढ़कर 17,816 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 शेयर्स में तेजी रही, वहीं सिर्फ 4 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। म्यांमार में सेना के हेलीकॉप्टर ने एक स्कूल पर हमला कर दिया। हमले में 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 7 बच्चे थे जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना शुक्रवार को बौद्ध मठ के स्कूल और मध्य संगाइंग क्षेत्र के लेट यॉट कॉन गांव की है। सेना ने गांव में घुसकर भी फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्कूली इमारत का इस्तेमाल विद्रोहियों द्वारा किया जा रहा था, इसीलिए कार्रवाई की गई। छोटे बच्चों को बचपन से ही समय का महत्व समझाने के लिए वडोदरा के कारेलीबाग के ब्राइट प्ले सेंटर में स्कूल के शिक्षकों द्वारा खास आयोजन किया गया। समय बेहद मूल्यवान है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। वडोदरा की कारेलीबाग में स्थित ब्राइट प्ले सेंटर में भी छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही समय की महत्ता समझाने के लिए एक खास आयोजन किया गया, जिसमें समय का दुरुपयोग न करते हुए हर पल को इस्तेमाल कर कुछ नया, कुछ अच्छा करने की बच्चों को प्रेरणा दी गई। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर समय की महत्ता सभी को समझाई। साथ ही समय की महत्ता समझाती हुई विभिन्न प्रस्तुतियां भी छात्रों ने देते हुए सभी को समय का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की। समय जो बहुत मूल्यवान है, इसके ऊपर हमारे कारेलीबाग के ब्राइट प्ले सेंटर के बच्चों ने आज प्रोजेक्ट किया है। समय जो बहुत ही ज़रूरी है, आज के दिन में इसका मूल्य रखना बहुत ज़रूरी है। उसके मुताबिक हमें काम करना है और हमें उसका मूल्य समझाने के लिए हमने हमारे बच्चों को समय का प्रोजेक्ट करवाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधियों पर पुलिस ने लगाम कसते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। यूपी के उन्नाव, कानपुर, बदायूं, शामली, दिल्ली जैसे कई जगहों पर चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज चेन स्नैचर्स के गैंग का खुलासा किया गया है, जो प्रोफेशनल चेन स्नैचर हैं, और इन्होंने विगत दिनों में बछरावा में एक घटना हुई थी, जिसमें एक महिला जो घर के बाहर बैठी थी, प्रातःकाल ही उसकी चेन छीन के लोग भागे थे। पुलिस ने तत्काल मुकदमा कायम करके इसमें अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी और बहुत प्रयासों के बाद इस गैंग को बस्ट किया गया है। इस गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये लोग मोटरसाइकिल से जिला शामली से चलते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, झिंझाना थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के रहने वाले हैं। वहाँ से चल के नॉन स्टॉप पे आते हैं, रास्ते में किसी ढाबे पे रुक करके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके खाना खा करके ये प्रातःकाल ही अपने टारगेट चुनते हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ा पुलिस का प्रेशर भी कम रहता है और मॉर्निंग वॉकर्स जो महिलाएँ होती हैं वो ईजी टारगेट होती हैं। इनके द्वारा आसपास के क्षेत्रों में कई घटनाएँ किया जाना कबूल किया गया, जिनको हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक उन्नाव की घटना इनके गैंग से कनेक्ट हुई है, एक हमारे यहाँ बछरावा की घटना कनेक्ट हुई है। पकड़े गए अभियुक्त लोगों के पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए, जिसके बारे में उनका कहना ये है कि जब कभी चेन छिनैती के समय अगर कोई रेसिस्टेंस होता है तो ये फायर भी करते हैं, गोली भी चलाते हैं। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, एक कनेक्ट हुई है थाना स्वरूप नगर दिल्ली से, दूसरे के बारे में पता किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ग्रामीणों ने भाजपा नेता भगवती गुप्ता पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। सीतापुर के बाराभारी गांव के जमीन मालिक ने भाजपा नेता पर आरोप लगाए हैं कि खेत की मेड़ काटकर उन्होंने जमीन को अपनी प्लांटिंग में मिला लिया, जो करीब 1 बीघा जमीन है। हमारी वहाँ जमीन भगवती गुप्ता ने जो खरीदा है, वहाँ हमारी ज़मीन। भगवती गुप्ता ने कहा कि ऐसा है कि आपकी ज़मीन को हम इतने पैसे देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। तो हमने कहा दे देना। के बाद धीरे धीरे करके वो हमसे कहा कि ऐसा है, अब आपकी ज़मीन यहाँ नहीं निकल रही और आपकी ज़मीन नहीं निकल रही कि हम कुछ नहीं दे पाए। नेपाल को ला के बुला के आप ज़मीन नपवा लीजिए। हमने दौड़ने लगे नेपाल ने कहा कि ऐसा है कि आप सरकारी मुआयना लाइए, अगर सरकारी मुआयना आप ला कर दे दीजिए तो हम उसको पैमाइश कर देंगे।
तो हमने सरकारी मुआयना भी निकलवा कर दे दिया। ठीक है, बाद लेखपाल पास रोज जाइए तो लेखपाल यही बताओ कि ऐसा है कि रुके रहो रोज बताओ, परेशान हम दौड़त। ठीक है, बात कहें कि ऐसा है कि जाओ जहाँ हो तहाँ तुम निकलवा दो, जहाँ हमसे कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वेतन नहीं मिलने से शिक्षक धरने पर बैठे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में टीजीटी और पीजीटी के आयोग से चयनित 70 शिक्षकों को कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 5 महीनों से यह शिक्षक डीआईओएस कार्यालय में हस्ताक्षर तो कर रहे हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। इन शिक्षकों ने डीआईओएस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना देकर विरोध दर्ज कराया। सर, हम लोग 2021 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग प्रयागराज से चयनित हुए थे टीजीटी और पीजीटी में। तो करीब हम लोग 37 लोग ऐसे थे कि जिन लोगों का प्रकरण ये था कि हम लोग की सीट पे तदर शिक्षक काम कर रहे थे, जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बाहर किया जा चुका है। इसके बावजूद हम लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ नहीं होती। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग जब गए तो उनके आदेश से और सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के आदेश से हम लोग को कार्यालय में ज्वाइन कराया गया, वो भी 7 अप्रैल के बाद 2022 में। हम लोग अक्टूबर में हम लोग का पैनल यहाँ आया था 2021 में, लेकिन हम लोग की ज्वाइनिंग इतने दबाव के बाद यहाँ कार्यालय में ज्वाइन कराया गया 7 अप्रैल 2022 को। और 7 अप्रैल 2022 से हम लोग लगातार शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं और अब 6 महीने हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया, कई बार प्रार्थनाएं भी की कि सर हम लोग को वेतन दीजिए, हम लोग का काम नहीं हो पा रहा, परिवार का हम लोग का भरण पोषण नहीं हो पा रहा, हम लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो जिला विद्यालय निरीक्षक सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, बाकी कोई अभी तक किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की है। आजकल आश्वासन ही दिए हुए हैं और हम लोग एकदम बिल्कुल लाचार हो गए हैं। मानसिक दशा हम लोगों की पूरी तरह से एकदम खराब हो चुकी है। अब हम लोग कैसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करें। मेरी खुद स्थिति ऐसी है कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन 6 महीने हो गया, 6 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर के जामुनी गांव में 2 व्यक्तियों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है जबकि एक का इलाज चल रहा है। गुजरात के कई शहरों में तेंदुआ अब लगातार रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है और लोगों को अपना शिकार भी बना रहा है। जूनागढ़ के विसावदर के जामुड़ी गांव में मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी केंद्र चलाया जाता है। यहां अचानक एक तेंदुए ने हमला किया और 53 वर्षीय राजू चोंगले और 60 वर्षीय जसू चोंगले को घायल किया। तेंदुए के हमले से घायल पुरुष की मृत्यु हो गई, जबकि महिला का इलाज जूनागढ़ सिविल अस्पताल में जारी है। इन दिनों वन विभाग के अधिकारी हड़ताल पर हैं और ऐसे में वन्य प्राणियों के मूवमेंट की जानकारी लेने वाला कोई नहीं है, जिसका भोग निर्दोष नागरिकों को बनना पड़ रहा है। आज अमरा गाम में एवो बनाव बनेलो छे कि रातना 3 वाग्यानी अंदर अमारे जामपुरीनी बाजुमां कोडिया कोलोनी छे, त्यां રહેતા परिवार पर દીપડાએ રાતના હુમલો કરેલો છે, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયેલું છે, એકને રિફેટ જૂનાગઢ કરેલા છે, એ સિરિયસ છે। આવા હવે અવારનવાર બનાવ બનતા જ હોય છે। વારે ખેલે જ્યારે જુઓ ત્યારે દીપડાના એટેક થાય છે અને ખેડૂત મજૂરોને ભાઈ દીકરાને મારી નાખે હાલતા ચાલતા, બરાબર। આમાં સરકાર કોઈ પણ જાતનું ધ્યાન દેતી નથી અને હજી એને માણસોને મારવામાં દીપડા ઘટે છે તો હજી સીતા લઈ આવી છે પાછી, બરાબર। એટલે હવે આમને કેટલોક ટાઈમ હાલે કંઈ ખબર નથી પડતી। હવે આ સરકાર શું કરવાની થઈ છે। અત્યારે ટોટલિંગ અધિકારીઓ રજા ઉપર છે। હવે તમને કોઈ એસઆરપી ને વાત એમ છે કે એસઆરપી ને જંગલમાંથી મૂક્યા છે, બરાબર। તો હવે એને બિચારાઓને તમને કહું એની જંગલની કોઈની ખબર નથી તો એ શેનું રક્ષણ કરવાના હતા, બરાબર। એટલે હવે આ સરકાર કંઈક સુધરે અને પબ્લિકનું ધ્યાન રાખે અને પબ્લિકને બચાવે તો સારું। નકર તો આમાં હવે ખેડૂતને એટલે મજૂરને કામે જવું કે ન જવું, કે રાતના બારું નીકળવું કે ન નીકળવું, અમારા ભાઈ દીકરાની કોઈની સલામતી નથી। દીકરા વીખી દે એ માણસ મારી માને ને મારા કાકાને એ રાતના 3 વાગે આવ્યો બનાવ થયો, દવાખાને એક હોશ થઈ ગયા, એક છે તો સિવિલમાં દાખલ છે જુનાગઢ। તમે ક્યાં હતા ને દીપડો આવ્યો હતો? ઘરની અંદર ઘૂસી ગયો દીકરો, ઘરની અંદર ધૈડીને કાઢીને તમારા કાકાને તો કાઢી નાખ્યો ભાઈ, જોઈને અહીંયા ખાટલામાંથી વીખી નાખ્યો। એટલે ત્યારે આંખ મારી ખોલી, રાઈડ નાખી આંખ ખોલી ત્યારે મેં એને પાણાનો ઘા કર્યો, ત્યારે દીપડા બે હામાં થયા પણ ભાગ્યા પછી અમે 3-4 જણા થઈ ગયા। ત્યારે ત્યાં સુધી તો પછી 108 ने बोला है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए
VNM टीवी न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।